हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और इलस्ट्रेशन नंबर 5 से हमको कंटिन्यू करना है आज का सेशन। देखो क्या बोलता है ये क्वेश्चन, हमें बोल रहा है 1 जनवरी 2020 को विलास ड्रॉ कर रहा है एक बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 रुपए का। ड्यू फॉर पेमेंट है आफ्टर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद पेमेंट होनी है इसकी। एकनाथ एक्सेप्ट कर रहा है टू द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन 4 मार्च 2020। एकनाथ रिटायर कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज को एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। यू आर आस्क्ड टू शो द एंट्री इन द बुक्स ऑफ एकनाथ। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक नाथ की बुक्स में जर्नल एंट्री शो करनी है। आ रही बात समझ में? तो पहली एंट्री तो बिल एक्सेप्ट करने की होगी, और बिल एक्सेप्ट वो किससे कर रहा है? विलास से। विलास ड्रॉ कर रहा है उसके ऊपर बिल, तो बिल उससे एक्सेप्ट कर रहा है 10,000 का 1 जनवरी को। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हम January 1 विलास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000। 10,000, तो ये 10,000 का बिल उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो इस चीज को, कि जो बिल था वो 3 महीने के पीरियड का था, 3 मंथ्स पीरियड का था। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल? फटाफट से बताओ। 1 जनवरी से काउंट करो। 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 2, 3, 4। 4 अप्रैल को मैच्योरिटी डेट आनी थी क्या? फटाफट से बताओ। यस, बट उसने 4 मार्च को ही बिल को रिटायर कर दिया है। ऑन 4 मार्च एक नाथ ने बिल को रिटायर कर दिया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। 12% पर एनम का डिस्काउंट है। तो यहां पर हम देखेंगे March 4 को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिबेट। रिबेट बोलते हैं ना डिस्काउंट को। तो 10,000 का बिल था बच्चों। 10,000 का 12% निकालो तो 1 मंथ के लिए 10,000 का 12% ये आ जाएगा 100 रुपए। तो 100 रुपए का रीबेट हो जाएगा, 100 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, तो 9,900 रुपए वो पे करेगा। चलो, दो ही एंट्री का क्वेश्चन था, और हमको सिर्फ क्वेश्चन ने एकनाथ की बुक्स में एंट्री पास करने बोली थी। अच्छा, विलास की बुक में करते तो क्या एंट्री हो जाती? बीआर अकाउंट डेबिट टू एकनाथ, और कैश अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर। सिंपल। ठीक है, बोलो 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 बोलो। ओके, ये देखो ये देखो इन द बुक्स ऑफ विलास एंट्री दी हुई है, देखो। बीआर अकाउंट डेबिट टू एकनाथ, बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट बेसिकली इंटरेस्ट या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट उसने लिख के रखा है, टू बीआर सेम है। चलो जी चलो, इंसॉल्वेंसी का केस है। देखो, ये चीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ। इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होता है, अगर आपके पास बिल्स रिसीवेबल है और अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? ठीक है, तो देखो, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पर्सन मींस दैट ही इज अनेबल टू पे हिज लायबिलिटी। पता है ना तुम लोग को इंसॉल्वेंट पर्सन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय इंसॉल्वेंट पर्सन? इंसॉल्वेंट पर्सन इज अ पर्सन जिसकी लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा है। जिसकी लायबिलिटीज उसके एसेट से क्या है? ज्यादा है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, ही इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, और वो अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पा रहा है। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आप बोल सकते हो कि एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो चुका है। ठीक है, अगर उसकी लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा चल रही है, मतलब वो एसेट बेच के भी अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पाएगा। और दूसरा, ही इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, मतलब वो कहीं से भी जुगाड़ करके अपने डेट्स नहीं पे कर पा रहा है। आ रही बात समझ में? अच्छा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए क्या? हाँ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी इंसॉल्वेंट बोलोगे। कोई एक होगी एक नहीं होगी तो नहीं बोलोगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंडीशन, लायबिलिटी इज ग्रेटर देन एसेट। मेरे को एक बात बताओ, क्या सारे बच्चों की लायबिलिटी उनके एसेट से ज्यादा होती है? बताओ ना। तुम्हारी तुम्हारी स्कूल की फीस, तुम्हारी ट्यूशन की फीस, तुम्हारी कोचिंग की फीस, तुम्हारी इंस्टीट्यूट की फीस, इतनी सारी फीस तुमको देनी होती है। तो तुम्हारी एसेट्स उतनी है नहीं, पर तुम्हारी लायबिलिटी उससे ज्यादा है। जैसे मान लो तुम्हारी एसेट क्या है, तुम्हारी एसेट तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम 18+ की नहीं होगी, तुम्हारे नाम की गाड़ी नहीं होगी तुम्हारे पास। ठीक है, तो तुम्हारी एसेट के नाम पर तुम्हारे पास 10,000 के एसेट मुश्किल से होंगे। मोबाइल फोन को ले लो, 20,000 का एसेट, 20-30,000, और तुम्हारी लायबिलिटी ज्यादा है। तो क्या तुमको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देंगे? नहीं। आप
क्योंकि सेकंड कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं करोगे, ही इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, नहीं आप अपने डेट्स पे कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स पे करेंगे आपके डेट्स आपके बिहाफ में, ठीक है, तो आप इंसॉल्वेंट नहीं हो। तो ऐसा पर्सन जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही क्या कहलाता है? इंसॉल्वेंट पर्सन कहलाता है। तो देखो, this means that bill accepted by him will be dishonor. Therefore, when it is known that a person has become insolvent, entry for dishonor of his acceptance must be passed. Later on, something may be received from his estate. When and if an amount is received, cash account will be debited and the personal account of the debtor will be credited. The remaining amount will be irrecoverable and therefore should be written off as bad debts. The student should be careful to calculate the amount actually received from an insolvent estate and amount to written off only after preparing his account. In the books of drawee of the bill, drawee मतलब जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है, the amount not ultimately paid by him due to insolvency should be credited to deficiency account. तो देखो ऊपर वाला मुद्दा तो बहुत सिंपल है कि जितना पैसा ड्रॉअर को नहीं मिलेगा आप उसको कहां डाल दोगे? फटाफट से बताओ, कहां पुट कर दोगे उस अमाउंट को जितना पैसा ड्रॉवर को नहीं मिलेगा? यस, बैड डेट्स अकाउंट में। बैड डेट्स अकाउंट में डाल देंगे हम वो पैसा जो ड्रॉअर को नहीं मिलेगा, ठीक है, वो हम लोग डिफॉल्ट केस में डाल देंगे बैड डेट्स अकाउंट के अंदर, ठीक है। लेकिन लेकिन जो अमाउंट ड्रॉई पे नहीं कर पाया, ड्रॉई उसको डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल के दिखाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में पुट करेगा और वहां पर दिखाएगा, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, इसको पहले कर लेते हैं। मिस्टर डेविड ड्रॉ कर रहे दो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन 1 जनवरी 6000 और 10,000 रुपए का। बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 6000 इज फॉर 2 मंथ while the bill of exchange for 10,000 is for 3 months. These bills are accepted by Mr. Thomas. On 4/3/2020, Mr. Thomas requests Mr. David to renew the first bill with interest of 18% per annum for a period of 2 months. Mr. David agreed to the proposal. On 20/3/2020, Mr. Thomas retired the acceptance for 10,000, the interest and rebate that is discount being 100 रुपए. Before the due date of the renewed bill, Mr. Thomas became insolvent and only 50 paise in a rupee could be recovered from his estate. You are to give the journal entry in the books of Mr. David. मेरे को डेविड की बुक में एंट्री पास करनी है, क्लियर है सबको? ठीक है, डेविड भैया के बुक्स में एंट्री पास करनी है। चलो लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ डेविड। इन द बुक्स ऑफ डेविड। फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारे? हमको दो बिल एक्सेप्ट कर रहा है मिस्टर थॉमस, तो हम एंट्री पास करेंगे बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट टू मिस्टर थॉमस अकाउंट। पहला बिल 6000 का, दूसरा बिल 10,000 का। फर्स्ट जनवरी, ठीक है। फिर देखो कार्यक्रम क्या हुआ है, पहला बिल रिन्यू करने के लिए आया है, ये ध्यान में रखना, पहला बिल 2 महीने का था और दूसरा बिल 3 महीने का था, ठीक है। तो मिस्टर थॉमस 4/3 को आके बोल रहे भाई रिन्यू कर दे मेरा बिल, तो हम लोग रिन्यू कर देते हैं, ठीक है। मिस्टर थॉमस, पहले कैंसिल करो बिल को, अकाउंट डेबिट टू BR1 अकाउंट 6,000 6,000, ठीक है। बिल को हमने कैंसिल कर दिया है, आ रही बात समझ में? अब नया बिल बनाना है, तो नया बिल बनाने के लिए सबसे पहले बताओ इंटरेस्ट चार्जेस हमको निकालने पड़ेंगे, तो इंटरेस्ट चार्ज निकालो। कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों? देखो देख के रखा है 18% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ। 18% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ निकाल लो। 18% पर एनम 180 आ रहा है, यस 180 आ रहा है। अब बनेगा नया बिल,
6180, 6180। आर वी क्लियर विद दिस? फटाफट से बताओ, इतना क्लियर है आप लोग को? पहले 2 बिल ड्रॉ हुए, फिर एक बिल के जब ड्यू डेट आने वाली थी उस टाइम पे उसका जो ड्रॉई था उसने एक्सेप्ट किया कि क्या आप बिल को रिन्यू कर सकते हो, तो हमने बोला हाँ कर सकते हैं, तो हमने बिल को विद इंटरेस्ट रिन्यू कर दिया है। ठीक है, अभी तक बस इतना ही हुआ है। नेक्स्ट, हमको पेमेंट रिसीव हुई ना 20/3 को, मिस्टर थॉमस ने बिल रिटायर किए 100 रुपए के रीबेट में। कैश अकाउंट डेबिट 9900, रीबेट मेरे को निकाल के दे दिया तो मेरे को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। रीबेट अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू BR2, 10,000 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद बिफोर द ड्यू डेट रिन्यूड बिल, मिस्टर थॉमस इंसॉल्वेंट हो गए और ओनली 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। ठीक है, तो बताओ ड्यू डेट थी कब? ये वाले बिल की ड्यू डेट थी कब? 4 मार्च से 4 अप्रैल, 4 अप्रैल से 4 मई, 5 6 7, 7 मई को थी। तो हम लोग एंट्री 7 मई को ही पास करेंगे, सारी कैंसिलेशन वगैरह की। जिस दिन बिल एक्सपायर होता है उसी दिन हम एंट्रीज पास करते हैं। फिर से मिस्टर थॉमस को बनाओ डेटर, BR3 ना, 6180, 6180। ओनली 50 पैसे इन रुपी कुड रिकवर फ्रॉम हिज एस्टेट, मतलब हमको सिर्फ आधा पैसा मिला उससे। तो कैश अकाउंट डेबिट, और जितना नहीं मिला उतना बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर थॉमस अकाउंट। तो मिस्टर थॉमस से मेरे को 6180 रिसीवेबल था, तो 50 पैसे इन रुपी मतलब 50 पैसे, मतलब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे रिसीव हुए, तो मतलब 50/100। तो जब भी याद रखना क्वेश्चन में ऐसे 50 पैसे, 40 पैसे, 80 पैसे ना रुपी दिया रहेगा ना, तो समझ जाना वो परसेंटेज की बात कर रहा है। तो 50% ले लो इसको। तो 50% पैसा मेरे को बस रिसीव हुआ उससे, तो मेरे को 3090 रुपीज रिसीव होगा, और एग्जैक्टली 3090 रुपीज का मेरा बैड डेट्स हो गया। क्लियर है सबको? तो ये हमारी एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ डेबिट। हमको क्वेश्चन ने सिर्फ डेबिट की बुक्स में एंट्री पास करने बोली थी, तो हम डेबिट के बुक में किए एंट्री पास। इसको नोट कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखो, बोल रहा रीता ओ कर रही है 1,00,000 रुपए श्रीमान को। 1 अक्टूबर 2019 को रीता एक्सेप्ट कर रही है एक बिल ड्रॉन बाय श्रीमान फॉर द अमाउंट ऑफ 3 months। श्रीमान गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 99,000 ऑन 3 अक्टूबर 2019 बिफोर द ड्यू डेट। रीता अप्रोच की श्रीमान को फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। श्रीमान एग्री कर दिया ऑन द कंडीशन दैट 50,000 टू बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम फॉर 3 months, एंड फॉर बैलेंस Rita should accept a new bill for 3 months. These arrangement was carried out, but afterwards Rita became insolvent and 40% of the amount could be recovered from his estate. Past journal entry in the books of Siriman. चलो श्रीमान के बुक्स में हमको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री क्या होगी भाई? बिल एक्सेप्ट करने की होगी। रीता से उसने बिल एक्सेप्ट किया 1,00,000 का 1 अक्टूबर को। श्रीमान गॉट द बिल डिस्काउंटेड ऑन 3 अक्टूबर 2019। 3 अक्टूबर। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR। अब ये BR 1,00,000 का है और उसको मिल रहा है 99,000, तो हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे भाई 1,000 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गया।
खुद ही समझ जाएंगे हम, हाँ भाई ठीक है 1000 रुपीज का डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गया। बिफोर द ड्यू डेट रीटा ने अप्रोच किया और बोली भाई रिन्यू कर दो बिल को। सीधी माने एग्री किया, 50,000 रुपये इमीडिएटली पे होगा तो ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एंट्री पास होगी, बैंक के पास बिल है क्या? तो बताओ बैंक मेरे को छोड़ेगी कि बैंक को मेरे को पैसा देना ही पड़ेगा? बताओ, बैंक बोलेगी क्या हाँ ठीक है 3 महीने बाद मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बोलेगी क्या बैंक? नहीं, बैंक को पैसा देना ही पड़ेगा। तो यहाँ रीता को वापस से डेटर बनाओ और बैंक को पूरा पैसा देना पड़ेगा हमको, तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, ड्यू डेट कब की है? 1 अक्टूबर से काउंट करो, 3 मंथ। 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1 नवंबर से 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से 1 जनवरी, 2 3 4, 4 जनवरी, 4 जनवरी को रीता अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिल कैंसिल यहाँ पर। अब यहाँ पर 50,000 मेरे को इमीडिएटली रिसीव होगा और इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। ठीक है, तो एंट्री पास करते हैं हम लोग, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट है ना, टुगेदर विथ इंटरेस्ट। यस, तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, रीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बच्चों बताओ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ रहा है? इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ, 12% पर एनम 3 महीने के लिए। 12% पर एनम 3 महीने के लिए 1500 आ रहा है, 1500। बच्चों रिमेनिंग अमाउंट पे निकालना है, तो 50,000 का 12% 3 महीने के लिए रिमेनिंग अमाउंट मतलब 50,000 रुपए जो उसको बाद में मिलने वाला है। 50,000 इज द रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, तो 50,000 पे निकालना है 12% 3 महीने के लिए। क्लियर है? यस, ये एंट्री कैंसिलेशन की है, ये वाली एंट्री कैंसिलेशन की है। चलो नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू रीता 51,500, 51,500, वही आधा पैसा और इंटरेस्ट दोनों मिल गया, आधा पैसा और इंटरेस्ट दोनों मिल गया। इसके नया बीआर बना दो, $50,000 ऑन द ड्यू डेट बिल बिकम डिसऑनर। कहा गया? बट आफ्टर बट रीता बिकम इंसॉल्वेंट, 40 पैसे ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो बताओ ड्यू डेट अब कब आएगी? कौन कितने महीने का बना नया बिल? नया बिल भी 3 महीने का बना, तो अब नई ड्यू डेट कब आएगी? 4 जनवरी से 4 फरवरी, 4 फरवरी से 4 मार्च, 4 मार्च से 4 अप्रैल, 5 6 7, 7 अप्रैल को आएगी अब नेक्स्ट ड्यू डेट। और 7 अप्रैल को बम फूटा इंसॉल्वेंसी का। ठीक है, अब डेट नहीं दिया तो हम यही डेट एज्यूम करके चल रहे हैं। इंसॉल्वेंट हो गई तो फिर से कैंसिल करो बिल को, रीता अकाउंट डेबिट टू बीआर। सबसे पहला काम बिल कैंसिल करो, बिल। इंसॉल्वेंट मतलब बाय बाय, बिल कैंसिल हो जाएगा। अब 40 पैसे इन रुपी रिकवर कराओ फ्रॉम हिज एसेट, मतलब 40% अमाउंट रिकवर हो जाएगा, 10% का बैड डेट्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीता। ठीक है, तो 20,000 रिकवर हो जाएगा फ्रॉम हिज एस्टेट, इसका मतलब 30,000 का बैड डेट्स हो जाएगा मेरा, 30,000 का मेरा बैड डेट्स हो जाएगा, बस हो गया, हो गया। देखो अब देख लो, इसको नोट कर लो और कहीं डाउट है तो बता दो। सबसे पहले हमने बिल ड्रॉ किया, बीआर अकाउंट डेबिट टू रीता, फिर हमने उस बिल को डिस्काउंट कराया। फिर जिस दिन रीता ने हमको रिक्वेस्ट किया कि हमको एक बिल रिन्यू करके दे दो, तो हम बोले ठीक है हम रिन्यू कर देते हैं। तो उस दिन हमको ये जो रिवर्सल एंट्री, डिसऑनर की एंट्री होती है, बेसिकली वही पास करनी होती है। ठीक है, क्योंकि बिल काइंड ऑफ डिसऑनर हुआ है बट एग्रीमेंट के साथ डिसऑनर हुआ है ना। बिल रिन्यू का मतलब क्या होता है कि पुराना बिल कैंसिल करके नया बिल बनाओ। तो पुराना बिल जो कैंसिल हो रहा है वो डिसऑनर ही हो रहा है ना, पर डिसऑनर एग्रीमेंट के साथ हो रहा है। तो ये देखो हमने डिसऑनर कराया, रीता अकाउंट डेबिट टू बैंक को दे दिए पैसा, क्योंकि बैंक से हम डिस्काउंट करा लिए थे बिल को। फिर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया रिमेनिंग अमाउंट पे 12% 9 महीने के लिए।
फिर हमको कैश रिसीव हो गया है 50% ऑफ द अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, तो 50,000 प्लस 1,500 का, बाकी बचे हुए का हमने बिल बना दिया। पर ड्यू डेट के दिन फिर पता चला कि रीता इंसॉल्वेंट हो गई है, तो हमने फिर बिल को कैंसिल किया और रीता से 40 पैसे इन रूपी रिकवर कर लिया है फ्रॉम हिज एस्टेट। ठीक है, नोट इट डाउन। जो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा एकोमोडेशंस बिल। तो एकोमोडेशन बिल क्या होता है मैं तुम लोग को पहले एक्सप्लेन कर दूं, व्हाट डू मीन बाय एकोमोडेशन बिल। अच्छा गाइस, इफ यू थिंक लाइक मैं प्रोमिसरी नोट भूल गया हूं, तो प्रोमिसरी नोट के बारे में तुमको लास्ट में बताऊंगा और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम लोग बोलोगे अरे यार ऐसे। ठीक है, तो इसलिए वो लास्ट में बताऊंगा मैं। व्हाट डू मीन बाय एकोमोडेशन बिल, तो पहले समझो क्या होता है। मैं हूं, मेरा दोस्त है, दोनों का मन है आईफोन खरीदना है, आईफोन खरीदने का मन है, तो दोनों को पैसे की जरूरत है। अब भाई आईफोन ऐसे 10, 20, 50 हजार का तो आता नहीं है, 80,000, 90,000, 1 लाख तक जाता है। ठीक है, मोर देन दैट। ठीक है, और वी डोंट वांट कि हम लोग कुछ ऊट पटांग हरकतें करके आईफोन खरीदे, तो हम लोग बोले एक सिंपल बिजनेस स्ट्रैटेजी लगाते हैं यार, बिल ड्रॉ कर लेते हैं ना और बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं। तो मैं उसको बोला एक काम कर, अच्छा मैं बिल ड्रॉ कर देता हूँ तेरे ऊपर, तू उसको एक्सेप्टेंस दे दे। कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है हमारे बीच में सेल परचेस का, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। नॉर्मली मैंने उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया 2 लाख रुपए का और उसने एक्सेप्टेंस दे दी, तो मैंने ड्रॉ और वो ड्रॉई, मैं गया बैंक के पास और मैंने बिल को डिस्काउंट करा लिया और हम दोनों को, हमको 2 लाख रुपए, मेरे को 2 लाख रुपए मिल गया, जिसमें से 1 लाख मैंने उसको दे दिया और 1 लाख मैं खुद रख लिया। दोनों जाके आईफोन खरीदे। 3 महीने बाद हमारा पैसा आया, 3 महीने बाद हमारा पैसा आया और हमने बैंक को दे दिया, बात खत्म। तो हमारा पर्पस भी सॉल्व हो गया उस टाइम का, उस पॉइंट ऑफ टाइम का हमारा पर्पस भी सॉल्व हो गया और हमको कहीं से पैसा उधार नहीं लेना पड़ा, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। सबसे बड़ी बात, इंटरेस्ट नहीं, छोटा मोटा बेसिक डिस्काउंटिंग चार्जेस लगता है बस वो देना पड़ा, इंटरेस्ट के नाम पर भी कुछ नहीं देना पड़ा। तो पॉइंट ये है क्योंकि 2 लाख इज अ ह्यूज अमाउंट और 3 महीने पे उसका अच्छा खासा इंटरेस्ट बन सकता है। ठीक है, तो पॉइंट ये है, किसी को एकोमोडेशन बिल बोलते हैं बेसिकली यू आर हेल्पिंग योर फ्रेंड। आप दो फ्रेंड लोगों को और आपको दोनों को एक साथ फंड्स की जरूरत है, तो आप इस टाइप का कुछ कारनामा करते हो और उससे आपको फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं इमीडिएट बेसिस पे। आ रही बात समझ में? तो वही कहानी यहां पर लिखी हुई है इस पूरे पैराग्राफ में, इफ यू वांट यू कैन रीड पूरे पैराग्राफ में। बाकी जो मीनिंग मैं बताया हूं, मीनिंग तो इसका यही होता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं कि इस टाइप पे क्वेश्चन कैसा बन सकता है। अब तुम लोगों को लगेगा क्वेश्चन कुछ अलग बनेगा, नहीं भाई, एक ड्रॉ और एक ड्रॉई है, एक ड्रॉ कर रहा है बिल, एक एक्सेप्ट कर रहा है बिल, एक डिस्काउंट कर रहा है, यही कहानी चलेगी यहाँ पर। ठीक है, यस, चलो देखो। ऑन 1 जुलाई 2019 जॉर्जी ड्रॉ बिल फॉर 1,80,000 फॉर 3 मंथ्स ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन। म्यूचुअल एकोमोडेशन, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। ठीक है, हैरी एक्सेप्ट कर लिया है बिल ऑफ एक्सचेंज को, हैरी ने एक्सेप्ट कर लिया है बिल को। ठीक है, जॉर्जी हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹1,81 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। जॉर्जी एंडोर्स कर रहा है हैरी के एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। ऑन 1 सितंबर 2019 जैक परचेज किया गुड्स वर्थ ₹1,90,000 फ्रॉम हैरी। जैक एंडोर्स कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्जी टू हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। ऑन 1 अक्टूबर 2019 हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2,00,000 फ्रॉम जॉर्जी। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्जी बाय चेक। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड जॉर्जी। ठीक है, तो हैरी और जॉर्जी की बुक में महा कंफ्यूजिंग ना, कुछ नहीं है कि एक लाइन करके पढ़ेंगे तो समझ में आता है। जब भी क्वेश्चन दो लोगों की बुक में डिमांड करता है, मैं प्रेफर करता हूं कि मैं तुम लोग को साथ में बनवाऊं। इन द बुक्स ऑफ हैरी, इन द बुक्स ऑफ जॉर्जी। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हैरी, इन द बुक्स ऑफ जॉर्जी। तो सबसे पहला कारनामा क्या हुआ? सबसे पहला कारनामा हुआ 1 जुलाई को जॉर्जी ने ड्रॉ किया 1,80,000 का बिल फॉर 3 मंथ्स ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन। तो हैरी ने एक्सेप्ट किया है, जॉर्जी ने ड्रॉ किया। तो जॉर्जी की बुक में क्या एंट्री होगी? बीआर अकाउंट डेबिट। हैरी की बुक में क्या होगी? टू बीपी अकाउंट। 1 जुलाई हैरी की बुक में, हैरी की बुक में क्या होगा बेटा? जॉर्जी ने हैरी के ऊपर ड्रॉ किया, इन द बुक्स ऑफ हैरी बीपी होगा, तो जॉर्जी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट।
ठीक है, और यहां हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी। क्लियर? तो ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन। फिर बोल रहा है हैरी एक्सेप्ट कर दिया, बिल ठीक है, यहां तक भी हो गया। फिर जॉर्जी हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹181 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। तो जॉर्जी ने कुछ गुड्स परचेज किए जैक से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक। $181,000। ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद जॉर्जी ने एंडोर्स कर दिया हैरी की एक्सेप्टेंस को टू जैक इन फुल सेटलमेंट। तो बोल रहा है फुल सेटलमेंट में, फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट शब्द जहां दिखा एकदम से दिमाग अरे 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 डिस्काउंट, जोरदार जोर डिस्काउंट। तो ये बी आर जैक को दे देगा, तो लिखो जैक अकाउंट डेबिट 181,000 टू बी आर टू डिस्काउंट। तो बी आर तो 1,80,000 का है, तो बेसिकली ₹1,000 का हो गया ना डिस्काउंट। ₹1,000 का डिस्काउंट है कि नहीं है? है भैया, है, बिल्कुल है। ठीक है, 1 सितंबर 2019 को जैक परचेस कर रहा है गुड्स वर्थ ₹1,90,000 फ्रॉम हैरी। जैक परचेस कर रहा है हैरी से, तो हैरी अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, जैक एंडोर्स कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्जी। जॉर्जी से उसको कौन सा बिल मिला था याद करो? जॉर्जी को कौन सा बिल मिला था? वही 1,80,000 वाला ही बिल है ना, अभी भी वही चल रहा है। ठीक है, तो जैक कहां है, ये रहा। जैक एंडोर्स करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्जी टू हैरी और 9,000 पे कर रहा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट टू हैरी। तो यहां भी डिस्काउंट का केस है। ठीक है, हैरी को पैसा रिसीव हो रहा है, वो भी बी आर के फॉर्म में, तो बी आर अकाउंट डेबिट 1,80,000 का उसको बी आर मिल रहा है। कैश अकाउंट डेबिट 9,000 रुपए का उसको कैश मिल रहा है टू जैक। जैक से उसको रिसीवेबल है 1,90,000। तो बच्चों कितने का डिस्काउंट हो गया बताओ? डिस्काउंट कितने का हो गया? 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अब तुम लोग को ये फीलिंग आ रही है क्या कि ये वाला जो बी आर उसको मिला है और ये जो बीपी है ये दोनों सेम ही है? फटाफट से बताओ, ये वही वाला बिल है ना जो ये ड्रॉ किया था, घूम फिर के इसी के पास आ गया, तो कैंसिल करो। तो दोनों को क्या कर दो, आपस में कैंसिल कर दो। तो लिखो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैंसिल कर दो भाई, खत्म खत्म बेटे खत्म। ठीक है, 1 अक्टूबर को हैरी परचेस करेगा 2 लाख के गुड्स जॉर्जी से और हैरी पे कर रहा है अमाउंट को बाय चेक। परचेस अकाउंट डेबिट टू जॉर्जी। जॉर्जी अकाउंट डेबिट टू बैंक। लो जी लो, हो गया खत्म। बस इतनी एंट्री पास होनी थी। अच्छा, जॉर्जी की बुक में भी सेल्स की एंट्री पास होगी। जॉर्जी की बुक्स हम लोग बना रहे हैं। हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी। ठीक है, अब तुम लोग सोचो, एकदम इजी ही क्वेश्चन था ये, कुछ इसमें टेक्निकल नहीं था। एक चीज जो हमने देखी कि एक बिल बनाकर कैसे इन लोगों ने ट्रेड ट्रांजेक्शन्स को आसान कर लिया, कैसे इन्होंने क्रेडिट परचेजेस को किया बहुत आसानी से, है ना? कैसे इन्होंने सिंपली क्रेडिट परचेजेस किया बहुत आसानी से।
आ रही बात समझ में? बोलो। देखो एक बार कहीं डाउट है तो पूछो। इतने इतने क्वेश्चन में कहीं पर डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? हम्म, ठीक है। तो अब देखो यहां पर लास्ट सेटलमेंट जो होगी यहां पर, वो होगी, देखो जॉर्जी यहां पर डेबिट हुआ, और जॉर्जी यहां पर भी देखो डेबिट में, और यहां क्रेडिट में। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, देखो अब सुनो मेरी बात। यहां पर देखो जॉर्जी यहां पर 1,80,000 से डेबिट हुआ, फाइनल सेटलमेंट के लिए देखो ना, 1,80,000 से डेबिट हुआ। फिर यहां पर जॉर्जी 2 लाख से क्रेडिट हुआ। तो जब जॉर्जी को मैं फाइनल सेटलमेंट कर रहा हूं तो यहां पर जो अमाउंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? जॉर्जी इज क्रेडिटेड बाय 2 लाख, जॉर्जी इज डेबिटेड बाय 1,80,000। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिमेनिंग अमाउंट विच इज स्टिल नीडेड टू बी एडजस्टेड, स्टिल नीडेड टू बी रिसीवेबल और पेड? तो बेसिकली पेड ही होगा। और कितना? कितना? ये देखो, जैसे जॉर्जी का अकाउंट है, इमेजिन कर लो, ये देखो। तो जॉर्जी के अमाउंट में, अकाउंट में 2 लाख क्रेडिट है, 1,80,000 डेबिट है, तो 20,000 वो ऑल डेबिट होगा टू कैश, नहीं तो चेक से पे हुए हैं, तो टू बैंक के नाम से, टू बैंक के नाम से 20,000 क्या होगा? ऑल डेबिट होगा। तो यहां पर अमाउंट जो है, यहां पर जब फाइनल सेटलमेंट करेंगे तो यहां पर अमाउंट पूरा पूरा अपने को 2 लाख ना लिखते हुए हमको यहां पर 20,000 ओनली एडजस्ट करना है। 20,000 ओनली एडजस्ट करना है, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट में जो ड्यू अमाउंट आ रहा है वो 20,000 का ही आ रहा है। 20,000 आ रही बात समझ में? ये देखो यहां पर हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्जी बाय चेक। तो चेक से पेमेंट कर रहे हैं जितना भी ड्यू अमाउंट, तो ड्यू अमाउंट निकलेगा कहां से? यहां से निकलेगा। एक काम करो, इसकी बुक में भी चेक कर लो, इसकी बुक में भी चेक कर लो। तो यहां पर देखो हैरी डेबिटेड बाय 2 लाख, ये देखो हैरी क्रेडिटेड बाय 1,80,000। तो 20,000 इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हैरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी, तो बाय बैंक। आ रही है बात समझ में? एक बार और मैं क्विक समरी दे देता हूं, क्विक समरी। सबसे पहले एकोमोडेशन बिल ड्रॉ हुआ हैरी और जॉर्जी के बीच में, जहां पर जॉर्जी ने बिल ड्रॉ किया था हैरी के ऊपर, तो उसने बीआर अकाउंट डेबिट टू हैरी किया 1,80,000 से, इसने जॉर्जी अकाउंट डेबिट टू बीपी किया। उसके बाद जॉर्जी ने जैक से कुछ परचेजेस किए 1,81,000 के, और बदले में जैक को उसने बीआर को क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। ठीक है। अब ये जो एंडोर्स बिल था वो जैक से यहां पर, जैक को यहां पर सेल किया हैरी ने 1,90,000 का, और उस टाइम पे जैक ने ये बिल्स रिसीवेबल हैरी को पकड़ा दिया विथ 9,000 का कैश और विथ 1,000 का डिस्काउंट। अब हैरी के बुक्स में एक बीआर है, जो वही बीआर है जो उसने भेजा था जॉर्जी को, और वही बीपी है जो उसने एक्सेप्ट किया था। तो उसको समझ में आया कि मेरे पास एक एसेट और एक लायबिलिटी ऐसी है जो सेम ही है, एसेट लायबिलिटी दोनों एक ही है। तो उसने कैंसिलेशन एंट्री पास की, और यहां पर देखो बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर, इस बिल को कैंसिल कर दिया, क्योंकि बिल पेबल भी उसी के पास था, बिल रिसीवेबल भी उसके पास था, दोनों उसी के पास था, घूम फिर के उसी के पास आ गया था वापस। तो उसने यहां पर उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है। फिर उसने परचेज किया जॉर्जी से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्जी 2 लाख का, यहां पर हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स देख लो 2 लाख का। ठीक है। फिर फाइनली हमको अमाउंट ड्यू जो भी था दोनों के बीच में वो सेटल करना था, तो हम अकाउंट बना के देखें। तो हमने हैरी की बुक में बनाया जॉर्जी का अकाउंट, और जॉर्जी की बुक में बनाया हैरी का अकाउंट। तो हमें पता चला कि 20,000 इज द अमाउंट जो कि अभी भी क्या है?
एडजस्ट करना बाकी है। तो 20,000 का अमाउंट देखो यहाँ जॉर्जी को पे कर दिया, तो जॉर्जी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहाँ पर उसको रिसीव हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी। सिंपल। अब इसको नोट कर लो।